हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा साइंस 1 चैप्टर 2 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर है। आज मैं जो डिस्कस करूंगा वो बेस्ड रहेगा मेरे पास्ट लेक्चर्स के ऊपर, जो था एटॉमिक साइज, जिसमें हम लोग बात किए थे कि एटॉमिक रेडियस होता है जो एटॉमिक साइज में हम लोग जब बात करते हैं तो, एंड सेकेंडली वैलेंसी। तो ये दोनों को मिला के हम लोग बात करने वाले हैं मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर के बारे में। सो मेटल्स के बारे में जनरली हम लोग बहुत दिन से बोल रहे थे कि जो हम हमारे लोअर स्टैंडर्ड में पढ़े हैं वो बहुत बहुत कम है। वो ऊपर ऊपर से सिर्फ फिजिकल बातें बताता है हमको, किसके बारे में? मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। आज जो हम पढ़ेंगे वो केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। कोई मेटल या नॉन मेटल केमिकली कैसे मालूम पड़ जाएगा, या कैसा रहता है मेटल केमिकली और नॉन मेटल केमिकली। तो जैसे कि आप लोग पीछे देख रहे हैं, ये हमारा पीरियोडिक टेबल है। सो इसमें मैं कुछ आप लोग को आज जिगजैग लाइन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि हम लोग पहले भी ये बात बतानी चाहिए थी लेकिन मैंने वहां पे स्किप मारा था, ताकि आज मैं इसे ड्रॉ कर पाऊँ। यहाँ पे इसका पर्पस पूरी तरह से हम लोग सेटिस्फाई करा पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए, लाइक करिए वीडियो को, और हमारी पास्ट वीडियोस को जरूर देखिए, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं जो बहुत इंफॉर्मेटिव हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी और आपके करियर वाइज भी। तो मैं लिखता हूँ उसके बारे में, मेटालिक और नॉन मेटालिक। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, और फिर हम पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक और हमारा एफ ब्लॉक है। सो ब्लॉक जनरली मैं ये जो पीरियोडिक टेबल है सामने ड्रॉ कर रहा था आप लोगों के, लेकिन आज थोड़ा सा इसमें से फटफट काम करना है कि सिर्फ जिगजैग लाइन ड्रॉ करना है। जिगजैग लाइन क्या है? जैसे कि यहाँ से आप ड्रॉ करोगे, यहाँ से आप जिगजैग लाइन ड्रॉ करोगे। अब जिगजैग लाइन के राइट हैंड साइड पे आप एलिमेंट्स के नाम लिखते हो, जैसे कि और यहाँ पे ये दो है। सो ये क्या है जनरली, ये जिनको मैं ऐसे लिखा हूं, ये हमारे मेटलॉइड्स हैं, ये हमारे मेटलॉइड्स हैं। अब यहाँ पे आप एस्टेटीन भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये सब मेटलॉइड है जो ब्लैक कलर में लिखा है। अब हमारे जिगजैग लाइन के और राइट में जाएंगे तो हमारे बाकी सब में यहाँ पे नॉन मेटल आएंगे। ये सब आपके नॉन मेटल के कैटेगरी है जो मैं रेड से कवर किया हूं आपके, और जो ग्रीन का पार्ट बचा हुआ पार्ट, ये सब आपका मेटल्स हैं। और ये भी मेटल है। एफ ब्लॉक भी आप लोग को एग्जाम डायग्राम में दिया नहीं, लेकिन ये भी मेटल्स ही हैं पूरे। एक लोकेशन मैंने छोड़ दिया है, जैसे कि हाइड्रोजन की बात है। हाइड्रोजन को हम नॉन मेटल में ही काउंट करेंगे। क्यों? जनरली जो मेंडलीव था वो उसने ही बोला था कि वो, उनके अंदर हमको डिफिकल्टी थी हाइड्रोजन की पोजीशन को लेकर, डायलेमा में थे हम लोग कि कहाँ रखें, क्योंकि इनको हमारे हेलोजन सीरीज के साथ रखें या हम यहाँ पे रखें। तो देखा कि बाद में इसका जो इलेक्ट्रॉन है एस ऑर्बिटल में जाता है, इसलिए यहाँ पे रखा। अदरवाइज ये नॉन मेटल ही है, तो आपको इसको ध्यान से रखना है कि हाइड्रोजन नॉन मेटल ही होगा। अब आपको पूरा क्लियर है कि जिगजैग लाइन के इमीडिएटली क्या है, मेटलॉइड्स हैं। तो उन्हें लिख देते हैं आप लोग के लिए, लॉइड्स, जिनके अंदर मेटल नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर रहते हैं। अब हम राइट हैंड साइड पे क्या है, हमारे नॉन मेटल्स, ये नॉन मेटल, और यहीं पे ये ग्रीन वाला हमारा मेटल है। ये आपको ध्यान रखना स्पेशल, अदरवाइज ये जो पूरे के पूरे हैं आपके, ये पूरे क्या है, मेटल हैं आपके, ठीक है। तो चलते हैं, आपका यही यूज है सिर्फ यहाँ पे बताने का कि जिगजैग लाइन का पर्पस क्या। फिर यहाँ पे एक लोकेशन देख लीजिए आप, क्या अगर हम लोग लिखे यहाँ पे, सो लिथियम है और यहाँ पे सोडियम होगा। तो लिथियम सोडियम, सोडियम जैसे मैंने बहुत बार बताया फिजिकली ये कैसा है,
रफली इमेजिन कर सकते हैं कि एक जो हम लोग रबर देखते हैं वैसा रहता है, अदरवाइज ये मेटल है। मैं फिजिकल बात कर रहा हूँ, दिखने में कैसा होता है। अदरवाइज हम लोग कैसे देखते हैं कि फेरस जैसा है हमारा हुआ या आयन हुआ, वो कैसा है, स्ट्रांग होता है, हमेशा हार्ड रहता है। और ये वैसा नहीं रहता, ये बहुत जैसे कि सॉलिड सॉलिड फॉर्म में ही रहता है, लेकिन हमारे आयरन जैसा हार्ड नहीं रहता। और यहाँ पे जो नॉन मेटल्स है, यहाँ पे मैं कैसे लिख सकता हूँ, फ्लोरीन, ये हेलोजन सीरीज है, फ्लोरीन है, ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिटिक। तो ऐसे हमारी हेलोजेंस की सीरीज है। तो आप दो एलिमेंट्स को ध्यान से थोड़ा देखिए, एक है सोडियम, इसको हम लोग ध्यान करेंगे, और एक है क्लोरीन। ये हमारे जिगजैग लाइन के लेफ्ट में, मतलब ये मेटल है, ये जिगजैग लाइन के राइट में, मतलब ये नॉन मेटल। अब इनका हम लोग देखेंगे, यूज करेंगे, सो दैट कि हम हमारे चैप्टर में आगे समझ सके कि पीरियोडिक ट्रेंड कैसे हैं मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर को लेकर। तो इसे मैं रब कर देता हूं। आपने पढ़ा रहेगा आयनिक कंपाउंड के बारे में, समथिंग कॉल्ड एज आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड्स नाम से कैसे मालूम पड़ रहा है, ये कंपाउंड्स होते हैं जो आयंस के मिलने से बने होते हैं, आयंस के मिलने से बने होते हैं। कैसे कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है, दो डिफरेंट एटम मिलके हमारा कंपाउंड बना सकते हैं, और अगर दो सेम एटम हो तो वो एलिमेंट बनाती है। मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में ऑफ दिस चैप्टर ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया था, डिफरेंस बिटवीन दी कंपाउंड, एलिमेंट और एटम, मॉलिक्यूल, आयंस कैसे रहते हैं, ये सब मैंने बताया था उसमें। सो जब आयंस मिले तो हमको कौन सा कंपाउंड मिल जाता है, आयनिक कंपाउंड। आयंस कौन से होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होता है कटायन और एक होता है अनायन। कटायन एंड एनायन होते हैं। कटायन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज आयन। वहीं पे अनायन हमारा कैसा है, निगेटिवली चार्ज आयन। तो कटायन प्लस अनायन के मिलने से हमको फिर से बोल सकते हैं आयनिक कंपाउंड मिल जाएगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा, आप लोग बहुत बार सुने हो, NaCl। NaCl इसको और क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, या आप लोग बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। साइंटिफिकली इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। सो NaCl में जैसे कि मैंने टेबल बनाते हुए बोला था, लेफ्ट हैंड साइड पे सोडियम था, मतलब ये क्या होना चाहिए, ये मेटल आयन होना चाहिए। और ये हमारा राइट हैंड साइड पे था, तो इसे क्या बोलेंगे, नॉन मेटल आयन। तो यहाँ पे तो हमको सीधा कोई आयन दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये स्टेबल फॉर्म में, मतलब इसका आयनिक फॉर्म होगा कुछ। इसका आयनिक फॉर्म है सोडियम का होता है Na+। सोडियम जब अपने आयन फॉर्म में हो तो प्लस में होता है, और हमारा क्लोराइड जो है वो Cl- के फॉर्म में होगा। सो ये कटायन है हमारा, और अनायन है हमारा क्लोराइड है। अब ये आयंस के बनने के इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मेटल जो है वो कटायन बनाने को हमेशा देखता है, और जो नॉन मेटल है वो हमेशा अनायन बनाता है। कैसे बनाता है ये मैं आपको 2 मिनट से एक्सप्लेन कर देता हूं। ऑलरेडी आप लोग ने अपने लोअर क्लासेस में ये सब के बारे में टच किया रहेगा। तो मैं सोडियम लेता हूं, सोडियम का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,1। ये सोडियम का है। वहीं पे हमारे क्लोराइड आयन का कैसा होता है, सॉरी क्लोरीन का कैसा होता है, क्लोरीन आइटम की बात कर रहा हूं मैं, Cl का 2,8,7। तो इनके हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय एटॉमिक, इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ये सोडियम है, उसका न्यूक्लियस है, जहां पे क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे, हमारे
पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन होते हैं। अब ये ऑर्बिट ड्रॉ कर रहा हूं और ऑर्बिट में कौन होंगे हमारे इलेक्ट्रॉन। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट, देन सेकेंड ऑर्बिट और उसके बाद थर्ड ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे पाथ में घूमते हैं। तो मैं इलेक्ट्रॉन को लिख देता हूं ई माइनस पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 8, 2 3 4 5 6 7 8। अब बचा एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे लिख देता हूं। सेम मैं क्लोराइड आयन का भी स्ट्रक्चर बनाया था, क्लोरीन का पहले बनाया था, बाद में क्लोराइड आयन का बनाऊंगा आपके लिए। ये उसका न्यूक्लियस जहां पे पॉजिटिवली चार्ज आयन होंगे प्रोटॉन, तो पार्टिकल प्रोटॉन होंगे। ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट, देन ये हमारा सेकेंड ऑर्बिट, और ये हमारा लास्ट वाला थर्ड ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं इनके अंदर भी। तो फर्स्ट के अंदर 2, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7। अब देखते हैं हम लोग, अब हम लोग को यहाँ पे जानना होगा लॉ ऑफ ऑक्टेट। तो लॉ ऑफ ऑक्टेट में क्या बोला था कि हर एक एलिमेंट क्या कैसा होना चाहता है, वो स्टेबल होना चाहता है। हर एक एटम खुद को स्टेबलाइज करना चाहता है, तो वो क्या करता है, ऑक्टेट लॉ फॉलो करता है। ऑक्टेट लॉ क्या बोलता है हमको कि आउटर मोस्ट हमारे शेल में और लास्ट ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। आगे जाएंगे तो ये नंबर चेंज होता है, लेकिन आप लोग के लेवल तक कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमेशा होने चाहिए। आपने देखा होगा नियॉन की 2,8 है, वहीं पे आर्गन का क्या है 2,8,8। तो ये कंडीशन है, देखिए इनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये क्या स्टेबल है। तो हम लोग बोल सकते हैं हर कोई क्या होना चाहता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहता है। ये लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या होता है, वो कैसे होना चाहते हैं। ये मैंने ऑलरेडी आपको वहां पे बताया था कि वो लास्ट जो हमारा 0 ग्रुप था या 18 ग्रुप था, उसके जैसा वो लोग बनना चाहते। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको कि हमारे यहाँ पे सोडियम को या तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, या तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, 2,8 दिखेगा। और हमारा क्लोरीन का क्या 7 लूज कर दे या 1 एक्सेप्ट कर ले। तो इसमें मोस्ट फिजिबल आइडिया कौन सा होता है कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन हम लोग लूज कर देते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन गया इसका, तो ये शेल गायब हो जाएगा इसका, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया 2,8, लेकिन ये अब सोडियम एटम का नहीं है। पहले यहाँ पे 11 प्रोटॉन थे उसके न्यूक्लियस के अंदर, उसको बैलेंस करने के लिए 11 इलेक्ट्रॉन भी थे उसके ऑर्बिट में। 11 पॉजिटिव को मैनेज कर रहा था, 11 माइनस। अब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। बैलेंस करने के लिए कितने हैं 11 प्रोटॉन थे, एक प्रोटॉन ज्यादा, इसलिए इस हमारे पूरे स्ट्रक्चर पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये ध्यान रखिए। और ये 2,8 ये Na+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ध्यान रखिए। सो कौन स्टेबल है, Na और Na+ स्टेबल है हमारा। तो ये हमने जानते हैं लोअर क्लास में कि आयन स्टेबल होते हैं। ये लाइन आपको लिखनी भी है एग्जाम में कि कैसे आयन स्टेबल होते हैं। सेकेंडली, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन था, ये अगर चला जाए हमारे क्लोरीन के पास, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके यहाँ पे क्या कर लेगा, लिख लेगा इसका। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा, ये हमको दिख जाएगा 2,8,8 के फॉर्म में। फिर से यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास कितने थे 17 इलेक्ट्रॉन को मैनेज करने के लिए 17 प्रोटॉन थे, 17 माइनस को मैनेज करने के लिए 17 प्लस थे।
अब एक बढ़ गया, 18 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया, मतलब 17 प्रोटॉन। तो एक चार्ज माइनस वाला ज्यादा है, तो ये पूरे स्ट्रक्चर पे आफ्टर एक्सेप्टिंग, अब ये खत्म, ये एक्सेप्ट कर लिया, माइनस चार्ज है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका है, ये Cl माइनस का है, 2,8,8, और इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा प्लस और माइनस के बीच में। सो आप लोग देखे होंगे कि जो मेटल है उसकी टेंडेंसी है टू लूज इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया। सो मेटल आप लिख सकते हो, मेटल हैज टेंडेंसी, मतलब उसकी आदत है वो, टू लूज इलेक्ट्रॉन। और नॉन मेटल की क्या होती है, नॉन मेटल, metals have tendency to accept electron, to accept electron। सो इसी को जब टेंडेंसी लूजिंग इलेक्ट्रॉन होती है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। मेटल की क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इसी प्रॉपर्टी को ध्यान रखिए, सब वर्ड ऑलरेडी आप लोग को है। इसको आप किसी भी ट्रिक के, कि मेटल है तो पास कर देता है इलेक्ट्रॉन को, पी से पॉजिटिविटी। और ये हमारे नॉन मेटल की, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी को या उसकी आदत को हमेशा क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इसकी देने की प्रॉपर्टी बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। ये कौन देने की हमेशा कोशिश करता है, हमारा मेटल, और हमेशा लेने की कोशिश कौन करता है, नॉन मेटल। तो ये रीजन है आपका कि हमेशा ये कटायन क्यों फॉर्म करता है और ये अनायन क्यों फॉर्म करता है। अब चलते हैं हम एक और लॉ की तरफ जो एक्सप्लेन करेगा कि ये कटायन क्यों बनाते हैं या अपना इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करते हैं। उससे हमको ट्रेंड बताने में इजी गिरेगा। अब इसका नंबर हमने जब वैलेंसी के बारे में पढ़ा था, वैलेंसी के बारे में पढ़ा था, तो हमने देखा था जब आउटर मोस्ट शेल में 4 से कम थे तो हमने क्या देखा था, वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो कहीं हम इनके बारे में तो नहीं बात कर रहे थे, हाँ इन्हीं के बारे में बात कर रहे थे। और 4 से ज्यादा हो तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते थे। तो ये थे हमारे नॉन मेटल्स, क्योंकि 4 में 4 से ज्यादा 5 है तो 5 इलेक्ट्रॉन, अगर इसका समझिए 5-6 इलेक्ट्रॉन, समझिए इसमें 7 ही इलेक्ट्रॉन, तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना बहुत टफ है एज कंपेयर टू 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन उसके पास आ जाए, इसलिए ये लोग लूज करते थे। अब दूसरा चीज क्या होता है, जैसे किसी ने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ करते वक्त जो फर्स्ट ऑर्बिट था उससे जो सेकेंड ऑर्बिट थोड़ा ज्यादा दूर पे मैंने ड्रॉ किया। फर्स्ट ऑर्बिट अगर यहाँ पे सिर्फ इतने डिस्टेंस पे है, सेकेंड ऑर्बिट मैंने ज्यादा डिस्टेंस पे यहाँ पे ड्रॉ किया, ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा, और थर्ड ऑर्बिट और ज्यादा डिस्टेंस पे ड्रॉ किया, यहां से लेके यहां तक का, इसको भी यहां से लेके यहां तक का देखिए। सो बढ़ते गया, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो हमारा सेंटर के पास, सेंटर में कौन से चार्ज होते हैं, अब मैं सिर्फ और सिर्फ इस पे फोकस करता हूं। हमारा सेंटर के पास होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज। सो ये न्यूक्लियस में है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये पॉजिटिव चार्ज, इसको हम लोग केमिस्ट्री में न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। सो ये न्यूक्लियर चार्ज है जो इलेक्ट्रॉन को खींच के रखता है, लेकिन ये जो कंपैरिजन है, हमेशा जो आउटर मोस्ट शेल है
ये आउटर मोस्ट शेल जो है, इस पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम होता है। तो सबसे कम हमारा रेड वाले पे होगा, उसके बाद ग्रीन, और ज्यादा सबसे होगा हमारा जो फर्स्ट ऑर्बिट है। कंपैरेटिवली किस में ज्यादा होगा? फर्स्ट ऑर्बिट में। किससे? सेकंड ऑर्बिट से। और थर्ड ऑर्बिट में सबसे कम होगा। आपको ये बात ध्यान रखनी। इसका रीजन क्या होता है कि ये जो इनर ऑर्बिट है, हमेशा जो आउटर मोस्ट के अंदर एक ऑर्बिट होता है, ये प्रोटेक्शन जैसा काम करता है उसको खींचने के लिए। क्या काम करता है? उसको प्रोटेक्शन का काम करता है। ये दोनों ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट को, इलेक्ट्रॉन को, जो न्यूक्लियस को खींचना है उसको प्रिवेंट करता है, क्योंकि ये लोग सब इलेक्ट्रॉन है। तो इसके वजह से क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज टर्म आता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये कम होता है। ये आप लोग को ये बात ध्यान रखनी है। आपको दो टर्म यूज किया है, एक है न्यूक्लियर चार्ज और एक होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या होता है? जो सेंटर में पॉजिटिव चार्ज हमारे प्रोटॉन है, सो वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन जो निगेटिव चार्ज उनको हमेशा खींच के रखते हैं। तो इफेक्टिव वर्ड क्या होता है? कंपैरिजन की जब बात करेंगे तो इफेक्टिव बात करते हैं कि कंपैरेटिवली क्या होता है? फर्स्ट ऑर्बिट को ज्यादा अच्छे से खींच सकता है, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन है, नजदीक है, और वो उनको अच्छे से पुल कर सकता है। 10 प्रोटॉन सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे अगर समझिए कंपैरेटिवली हम लोग कितना है, ये 17 है। तो 17 प्रोटॉन जो है वो दो इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से खींच सकते हैं। उसके बाद आउटर शेल है, उसके बाद दो के बाद हमारा ये वाला शेल है। तो उसके बाद चलिए दो, और उसके बाद 8 और ऐड हुए, तो 10 को बहुत अच्छे से खींचेगा। लेकिन एक और आ गया, हमारा एक लेयर और आ गया, थर्ड हमारा ऑर्बिट आ गया। तो ये धीरे धीरे क्या होता है? कम होते जाता है। अभी जो इफेक्टिविटी फर्स्ट ऑर्बिट की वजह से थी, जब अकेला फर्स्ट ऑर्बिट था नजदीक था, बहुत तेजी से खींच के रख रहा, होल्ड बहुत ज्यादा करके रखता था। सेकेंड ऑर्बिट आई, थोड़ा वो कम हो गया। थर्ड ऑर्बिट आई तो वो जो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज था वो कम होगा। तो हम लोग को ध्यान रखना है, जब भी हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट ऑर्बिट कंपेयर में सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट कंपेयर में थर्ड ऑर्बिट, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलेंगे। और ये किस पे कम होगा? हमेशा आउटर मोस्ट शेल पे। तो आपको ये समझ जाना है कि अब मैं इसको इसको यूज करता हूं, इसका एप्लीकेशन करता हूं कि अगर सेंटर का, मैं इसको बोल सकता हूं, जो पुल करने का, जो उसका पुल करने का पावर है, ये इलेक्ट्रॉन पे लेस है, ये इलेक्ट्रॉन पे लेस है एज कंपेयर टू ये इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में यहां पे वो ज्यादा फोर्सफुली खींच रहा है और इस पे लेस है। तो सबसे लेस आउटर मोस्ट पे है। अब लेस का मतलब क्या हो जाएगा? वो इलेक्ट्रॉन अगर कोई इसको छीनने आए तो इजीली लूज कर सकता है, इजीली लूज कर सकता है। वहीं पे अगर इनर वाले को लूज करना रहे तो वो नहीं लूज करेगा, क्योंकि वहां पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द आउटर मोस्ट शेल। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है फर्स्ट ऑर्बिट में, ये कम है हमारे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? तो इलेक्ट्रॉन अगर कोई बाहर से लेके जाना चाहेगा तो फर्स्ट वाले में टफ गिरेगा, सेकेंड वाले में हमारे आउटर मोस्ट वाले में बहुत इजी गिरेगा। इसलिए मेटल्स के अंदर हम लोग रीजन क्या देते हैं? फर्स्ट रीजन देते हैं वैलेंसी। वैलेंसी एक रीजन होती है कि उनका 4 से कम हमारा वैलेंसी रहता है, तो वो पहली बात तो उनको लूज करना ज्यादा फायदे में होता है। सेकेंडली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन पे कम होता है। मैं बात क्या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, मतलब कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट, तो आउटर मोस्ट में हमेशा कम रहेगा। सो इससे क्या होता है? जो बाहर वाला ऑर्बिट है उस पर होल्ड न्यूक्लियस का कम होता है, इसलिए हमारा मेटल इलेक्ट्रॉन दे देता है। और ये रीजन की वजह से मेटल जो होगा, ये दोनों रीजन की वजह से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। और इलेक्ट्रॉन लूज करके वो कौन सा चार्ज बनता है? कट आयन बनाता है। और इसलिए मेटल्स की प्रॉपर्टी है कट आयन बनना। तो रीजन आप लोग यही बताओगे, और आपके ये एग्जाम में भी मेंशन करना है कि उनके रीजंस क्या हैं।
अब थोड़ा सा पार्ट बाकी है। अब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे इसी दो कॉन्सेप्ट को यूज करके कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इसमें क्या इफेक्ट होगा और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या इफेक्ट होगा। सिर्फ 10-15 मिनट का और वो पार्ट हमारा, उससे हम लोग उसके बाद हेलोजन का पार्ट आएगा। सिर्फ हेलोजन के बारे में मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था आप लोग के हेलोजन सीरीज किसको बोलते हैं, फिर से एक बार रिवाइज कर दूंगा क्योंकि चैप्टर के एंड में, और हमारा सेकंड चैप्टर इससे एंड हो जाएगा। फिर आगे आने वाले थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स तक ये चैप्टर आपके इजी है, और सेवेंथ तक भी इजी क्योंकि उसमें लेंस है, वो इतना टफ नहीं है। 8 जो आता है वहां से टफ हो जाता है हमारा, फिर से मेटलर्जी आता है, फिर कार्बन कंपाउंड्स आ जाते हैं। तो हमको अब इसके बाद सब चैप्टर बहुत अच्छे से इजीली होते जाएंगे। जो लास्ट अब हमारा जो नेक्स्ट टॉप होगा जो टफ चैप्टर का होगा वो होगा मेटलर्जी। सो अगर आप लोगों ने ये वीडियो देखा है तो प्लीज नेक्स्ट लेक्चर तक हमारे बने रहेगा, और पिछली वीडियो भी हमारे जरूर देखिएगा, और अपने दोस्तों में भी बोल दीजिए क्योंकि हम लोग ये पूरा पार्ट कवर करने वाले हैं। सितंबर एंड या अक्टूबर स्टार्ट तक हम आपका सिलेबस मोस्ट प्रोबेबली खत्म कर देंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करना, कमेंट भी करना और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तब तक के लिए बाय एंड हैव अ बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ अहेड।